नमस्कार। अब की बार किसकी सरकार देख रहे हैं आप? मैं आपके साथ दीक्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएंगे कि आज आएगा महागठबंधन का मैनिफेस्टो। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शाम 4:30 बजे घोषणा पत्र जारी करेगा महागठबंधन। बिहार चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो जारी करेगा महागठबंधन और ये देखना होगा कि क्या कुछ महागठबंधन में निकलकर सामने आता है, महागठबंधन क्या कुछ घोषणा पत्र रखता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने यह ऐलान कर दिया है कि ये घोषणा पत्र नहीं बल्कि तेजस्वी का प्रण पत्र है, यानी जो वादा करेंगे वो निभाएंगे। अब देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में किसके पास सत्ता आती है और कौन अपने घोषणा पत्र या संकल्प पत्र को पूरा करने में कामयाब हो पाता है। लेकिन बिहार चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महागठबंधन शाम 4:30 बजे अपना मैनिफेस्टो जारी करेगा। और चले बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे बागियों पर तेजस्वी यादव का बड़ा एक्शन देखा गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बागियों पर तेजस्वी यादव ने बड़ा एक्शन लेते हुए आरजेडी ने 2 विधायक 4 एक्स-एमएलए को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कुल 27 बागी नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया गया है। निर्दलीय लड़ने वाली ऋतु जायसवाल भी बाहर कर दी गई है। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बागियों पर तेजस्वी यादव का बड़ा एक्शन। 2 विधायक और 4 एक्स-एमएलए को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, यानी कि कुल 27 बागियों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। ऋतु जायसवाल जो अकेले यानी कि निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली हैं, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया आरजेडी ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बागियों पर बड़ा एक्शन लेते हुए तेजस्वी यादव ने ये बड़ा कदम उठाया है और कुल 27 बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। निर्दलीय लड़ने वाली ऋतु जायसवाल का नाम काफी सुर्खियों में रहा, जो स्टेज पर रोती हुई भी नजर आई और अब उन्हें तेजस्वी यादव ने पार्टी से बाहर कर दिया है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां बिहार के नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रताप यादव ने आज जारी हो रहे महागठबंधन के घोषणा पत्र पर कहा कि हमारे गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा तय है, जबकि एनडीए अब तक अपना नेतृत्व स्पष्ट नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल में बिहार के विकास का पूरा रोड मैप इस घोषणा पत्र में शामिल होगा, जिसे तेजस्वी प्रण पत्र भी कहा जा सकता है। तेजस्वी ने एनडीए पर आरोप लगाया कि उनकी योजनाएं महागठबंधन की नकल है और मौजूदा सरकार के पास कोई ठोस विजन नहीं है, केवल नकारात्मकता राजनीति है। हम लोगों की तरफ से सीएम का चेहरा भी घोषित है और आज हम लोग जो है बिहार के लिए हमारी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल के लिए, यानी जिसको आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र जो हम लोग आज जो है जारी करेंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं एनडीए की तरफ से कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और उनका घोषणा पत्र अब तक क्यों नहीं आया, उनका विजन क्या है, कैसे वो बिहार को आगे बढ़ाएंगे। अब तक जितनी योजनाएं लाई हैं इन्होंने नकल की है तेजस्वी की, तो इनके पास कुछ अपना करने को कहने को नहीं है बिहार के लोगों के लिए। हम लोग विजन बता रहे हैं, रोड मैप बता रहे हैं, हम लोग क्लियर है कि बिहार को नंबर 1 बनाना है और वो लोग केवल गाली देने में, नेगेटिव पॉलिटिक्स, नकारात्मक पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री की भी भाषा सुनिएगा तो कोई फलदायक भाषा तो बोलते नहीं है, केवल नकारात्मक बातें बोलते हैं, लोगों पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, यही काम करते हैं। तो वहीं जनशक्ति जनता दल प्रमुख यानी कि तेज प्रताप यादव ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर महात्मा गांधी, बाबा साहिब अम्बेडकर और गांधी जी की जननायक थे। लालू यादव की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर छत्र छाया है, हमारे ऊपर उनकी छत्र छाया नहीं है। हमारे ऊपर बिहार के गरीबों और नौजवानों की छत्र छाया है। हम इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने बल पर ये करके दिखाएंगे। देखिए, जननायक कौन होते हैं? पोस्टर में जिनका ऊपर में सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है? जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। लालू जी भी जननायक थे, इन्होंने अब्दुल सिद्दीकी जी ने कहा। लालू जी तो थे ही, लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। छत्र छाया, एक बार रुकिए ना भाई, छत्र छाया हटा करके, जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है, हमारे ऊपर गरीब जनता का, बिहार की तमाम युवा का, नौजवान का छत्र छाया है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, अपने बलबूते पे करके दिखाएंगे तब मानेंगे। तो
एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस प्रक्रिया का आयोजन स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि यही मतदाता सूची तैयार होने पर पारदर्शी चुनाव का नींव रखी जाएगी, इसलिए ये पहल पूरे देश में होनी चाहिए। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन के घोषणा पत्र पर उन्होंने टिप्पणी की और कहा कि जनता घोषणाओं से ज्यादा जमीनी काम पर भरोसा करती है। का फैसला स्वागत योग्य है और दूसरे चरण में जो ये 12 राज्यों को शामिल किया गया है, निसंदेह बिहार में जिस तरीके से एसआईआर एक पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए कोई योग्य मतदाता छूटा नहीं और किसी भी अयोग्य मतदाता को जगह नहीं मिली। आज ऐसे ही मैराथन प्रक्रिया की जरूरत पूरे देश में है, जिससे कि मतदाता सूची जिसके आधार पर निर्वाचन होने वाले हों वो स्वच्छ निर्वाचन की बुनियाद बन सके। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कुछ राज्यों और इंडिया गठबंधन एसआईआर प्रक्रिया का विरोध सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विपक्ष देश को धर्मशाला बनाना चाहता है और राष्ट्रीय हितों की अनदेखी कर रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि एसआईआर पारदर्शिता और सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका विरोध देशहित के खिलाफ है। सुनिए। चुनाव आयोग को धन्यवाद दूंगा मैसिव रूप में, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। एनडी गठबंधन इसका विरोध कर रहा है। अब बंगाल की सरकार तो लगता है बांग्लादेश की सरकार बन गई है, लेकिन अब इस देश में जितना जरूरी एसआईआर है उतना जरूरी सीए कानून बन गया और एनआरसी भी अब देश में उतना ही जरूरी है। हर इंसान का, हर जो भारतीय नागरिक हैं उनका एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ये लोग विरोध क्यों करते हैं? केवल मुस्लिम का वोट लेने के लिए। भारत को धर्मशाला बनाना चाहते हैं। पहले आसाम में लोग करते थे, आसाम में अब हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार है। अब बंगाल को टारगेट करके बंगाल से भेजा जाता है घुसपैठिए को, और बंगाल उसका नर्सरी नहीं फैक्ट्री हो गया है। उसको नागरिकता दिलाने का, आधार बनवाने का, ये ममता बनर्जी वोट के खातिर देश को बेच देना चाहती। तो वहीं जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कहा कि वे मेरे मित्र तो हैं, लेकिन मेरा सुझाव है कि वे पहले हैदराबाद संभालें और हैदराबाद में अपना किला संभालें। बेमतलब पूर्वांचल में आकर कंफ्यूजन पैदा न करें। ऐसा है, ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। अगर आप हैदराबाद अपना संभाल लिए होते, अगर तेलंगाना में मुसलमानों का भला कर दिए होते तो यही बढ़िया होता। बंगाल में चुनाव हो रहा था तो यहाँ पर आईएसएफ के लोग और ओवैसी साहब आए थे, लेकिन सारे मुसलमानों ने कहा नहीं भाई, हम लोग को टीएमसी पर भरोसा है, हम लोग को भाजपा से लड़ाई, हम लोग को इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। आईएसएफ और ओवैसी साहब कुछ वहां नहीं कर सके। इस बार सीमांचल के मुसलमान वो गलती नहीं करेंगे जो 2020 में हुआ है। ओवैसी साहब का सम्मान है, बहुत बढ़िया तकरीर करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको हैदराबाद में रहने दीजिए। सीमांचल के नेता, सीमांचल के रहनुमा, जो जिनको रहनुमाई करनी है वो सीमांचल का बेटा होना चाहिए। हैदराबाद से आकर सीमांचल में नया नेतृत्व। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। 30 अक्टूबर को जारी होगा एनडीए का घोषणा पत्र। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार चुनाव के लिए जारी होगा घोषणा पत्र और एनडीए अपना घोषणा पत्र 30 अक्टूबर को जारी करेगा। एनडीए के घटक दलों के नेता इस घोषणा पत्र जारी करने के दौरान मौजूद रहेंगे। पटना में जारी किया जाएगा घोषणा पत्र। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महागठबंधन आज घोषणा पत्र जारी कर रहा है।
तो वहीं 30 अक्टूबर को एनडीए भी अपना घोषणा पत्र जल्द जारी करेगा। बिहार चुनाव के लिए जारी होगा घोषणा पत्र। एनडीए के घटक दलों के नेता इस पत्र को जारी करने के दौरान मौजूद रहेंगे। पटना में ही जारी किया जाएगा घोषणा पत्र। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार चुनाव से जुड़ी, जहां पर महागठबंधन आज तो वहीं 30 अक्टूबर को एनडीए अपना घोषणा पत्र जारी करने वाला है। बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर देखना होगा कि घोषणा पत्र में क्या कुछ अंतर रहने वाले हैं, क्या कुछ समानता देखने को मिलने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पटना में जारी किया जाएगा घोषणा पत्र। इंडी गठबंधन आज तो वहीं एनडीए अपना घोषणा पत्र 30 अक्टूबर को जारी करेगा। और पटना से हमारे संवाददाता मणिभूषण और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मणिभूषण, जिस तरीके से पटना में एनडीए अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रहा है 30 अक्टूबर को, आज महागठबंधन जारी करेगा, कहीं एक बार फिर से आरोप तो नहीं लग जाएगा एनडीए पर कि वो नकलची सरकार है? देखिए, जब घोषणा पत्र दोनों का सामने आ जाएगा तो निश्चित तौर पर दोनों में कौन कौन से योजनाएं जो है वो सामान्य दिखती है, इससे तो चर्चा होगी ही। लेकिन 30 तारीख को जब एनडीए की घोषणा पत्र सामने आएगी तो उसमें एक ये भी देखना होगा कि सीएम फेस यानी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर क्या कुछ घोषणा किया जा सकता है। और कल संभवतः गृह मंत्री का एक कार्यक्रम पटना में है और उनका स्टे भी पटना में होना है, यानी 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री होंगे। तो क्या गृह मंत्री भी उस जो एनडीए का घोषणा पत्र जारी होगा उसमें शामिल होंगे? क्योंकि पिछली बार जब एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था तब उस समय निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर थी वो यहाँ पर उस समय मौजूद थी। तो बड़ा दिलचस्प होगा अगर गृह मंत्री इस मैनिफेस्टो में कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं या नहीं, ये भी देखना होगा। लेकिन एनडीए ने अपनी घोषणा पत्र तैयार कर ली है और 30 तारीख को वो घोषणा करने जा रही है। और घोषणा करने के बाद निश्चित तौर पे महागठबंधन जिस तरह से आज घोषणा पत्र जारी कर रहा है तो 2 दिन बाद एनडीए की तरफ से जारी किया जाएगा। तो दोनों घोषणा पत्र जब सामने आ जाएंगे तो जनता जनार्दन उसमें से किसे चुनती है, उसमें कौन सी योजनाएं जो है वो कॉमन दिखती है, ये देखना और इंतजार करना होगा। जी मणिभूषण, लेकिन जिस तरीके से बात करें घोषणा पत्र की, तो क्या कुछ फोकस रहने वाला है एनडीए का? क्योंकि महिलाओं को लिए बीजेपी लगातार काम करती हुई नजर आती है, सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के लिए कई योजनाएं भी शुरू की जा चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार और पलायन रोकने का। क्या उसको लेकर विशेष तौर पर घोषणा पत्र में कुछ योजनाएं जारी की जा सकती है? देखिए, निश्चित तौर पे बीजेपी हाल ही में आपने देखा होगा कि अमित शाह ने कई मंचों पर कहा है कि इस बार सभी को काम दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट के स्तर पे जो है कई सारी क्लासेस वो शुरू हो जाएंगी। एक तरफ से अमित शाह के एक कार्यक्रम जो जब यहाँ पे वो बुद्धिजीवियों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बिहार में रोजगार को लेकर कई बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। तो निश्चित तौर पे बिहार में जिस तरह से विपक्ष लगातार रोजगार की बात कर रहा है तो सत्ता पक्ष यानी अभी एनडीए भी जो है वो कोई ना कोई अपना रोड मैप तैयार किया होगा कि कितना रोजगार दिया जाएगा। पहले से ही नीतीश कुमार ने ये घोषणा कर रखी है और एनडीए के लोगों ने ये घोषणा कर रखी है कि आने वाले 5 साल में जो है हम लोग 1 करोड़ जो है वो नौकरी देंगे। किन विभागों में कैसे दिया जाएगा और कोई प्राइवेट नौकरी या कई प्रकार की जो है वो कई श्रेणियां है नौकरियों की, तो उसको कैसे दिया जाएगा उसका रोड मैप जो है निश्चित तौर पे एनडीए की तरफ से देना होगा। क्योंकि वो लोग लगातार तेजस्वी यादव से ये सवाल करते नजर आ रहे हैं कि आप लोग प्रति परिवार में सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, तो एनडीए भी जो नौकरी देने की बात कह रहा है 5 वर्षों में, उसका भी रोड मैप निश्चित तौर पे एनडीए की तरफ से 30 तारीख को देखने को मिल सकता है। लेकिन बिहार में इस बार जो चुनाव है वो जिस तरह से इन लोगों का मैनिफेस्टो आ रहा है तो बिहार में युवाओं से लेकर सभी वर्ग को साधने की अपनी अपनी रणनीति और उसी रणनीति से मैनिफेस्टो भी होता दिखेगा। ठीक है मणिभूषण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पर चर्चा करने के लिए, दर्शकों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि आखिर किस तरीके से एनडीए का घोषणा पत्र अलग और सामान्य होगा, ये 30 अक्टूबर को पता चल जाएगा। बढ़ेंगे आगे, जहां बिहार में महागठबंधन के लिए बुधवार 29 अक्टूबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। राहुल गांधी 29 अक्टूबर को तेजस्वी यादव संग मुजफ्फरपुर और दरभंगा में पहली संयुक्त रैली करेंगे। चुनाव प्रचार के बीच राहुल तेजस्वी की ये रैली महागठबंधन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और क्या है इसके सियासी मायने, देखिए खास रिपोर्ट।
बिहार के रण में राहुल गांधी की एंट्री। फिर एक बार दिखेगी राहुल तेजस्वी की जोड़ी। एनडीए के गढ़ में बड़ा खेला करने की तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सियासी घमासान तेज हो चुका है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 29 अक्टूबर को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ मुजफ्फरपुर और दरभंगा में एक संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद राज्य में ये उनकी पहली रैली होगी। इस रैली को चुनाव से ठीक पहले विपक्षी इंडिया ब्लॉक की एकजुटता के सबसे बड़े प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। राहुल और तेजस्वी की साझा रैली से महागठबंधन एनडीए पर डबल अटैक करने की तैयारी कर रहा है। तेजस्वी यादव लगातार जनता के बीच जाकर महागठबंधन और आरजेडी के लिए माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी लंबे समय से बिहार के चुनावी रण से दूर हैं। ऐसे में राहुल तेजस्वी की साझा रैली बिहार में महागठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस की विशेष रणनीति, बिहार में राहुल की वापसी। राहुल गांधी की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब चुनाव प्रचार में उनकी अनुपस्थिति एक बड़ा मुद्दा बन गई थी। इससे पहले वो 1 सितंबर को अपनी वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर पटना आए थे, जिसने महागठबंधन के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाया। कांग्रेस ने छठ पूजा के ठीक बाद अपने अभियान को तेज करने की रणनीति बनाई, जिसकी कमान खुद राहुल गांधी संभालेंगे। पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की बड़ी सूची जारी की है, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, सचिन पायलट, कन्हैया कुमार और भूपेश बघेल जैसे बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार में पहली बड़ी राजनीतिक एंट्री। ये दौरा बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी की पहली बड़ी राजनीतिक एंट्री है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 16 दिनों में करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय किया था और बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे। उस दौरान भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने बिहार में खूब सुर्खियां बटोरी और अब एक बार फिर राहुल गांधी तेजस्वी के साथ मिलकर जनता से संवाद करेंगे और महागठबंधन के लिए माहौल बनाएंगे। चुनाव पर पड़ेगा कितना असर? राहुल गांधी की वापसी को महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की एक महत्वपूर्ण कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अब तक तेजस्वी यादव अकेले ही प्रचार की कमान संभाले हुए थे। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार रोजगार, पलायन और कानून व्यवस्था जैसे जमीनी मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी ने हाल ही में त्योहारों के दौरान बिहार जाने वाली ट्रेनों में भीड़ को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी के जमीनी मुद्दों और राहुल के राष्ट्रीय अनुभव का ये मेल एनडीए के लिए एक मजबूत चुनौती पेश कर सकता है। हालांकि देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये संयुक्त रैली वोटरों को कितना प्रभावित कर पाती है, खासकर तब जब मतदान के लिए 2 सप्ताह से भी कम समय बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं बिहार चुनाव में अब 2 बड़े भोजपुरी स्टार आमने सामने आ चुके हैं। गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने छपरा से राजद के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव पर सनातन के विरोध का आरोप लगाते हुए बड़ा हमला बोला है। तो वहीं अब खेसारी लाल ने भी रवि किशन पर पलटवार किया है। क्या है पूरा विवाद, देखिए खास रिपोर्ट। बिहार चुनाव में शुरू हुई भोजपुरिया जंग। सनातन पर भिड़े खेसारी लाल यादव और रवि किशन। खेसारी से खफा हुए रवि किशन बता दिया सनातन विरोधी। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। इस बार बिहार चुनाव में भोजपुरी इंडस्ट्री के कई स्टार एक्टिव हो गए। सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव को राजद ने छपरा सीट से मैदान में उतारा है। अब उनके और बीजेपी नेता रवि किशन के बीच जमकर जुबानी जंग देखने को मिल रही है। खेसारी लाल यादव से सांसद रवि किशन खफा नजर आ रहे हैं।
उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें, खेसारी लाल यादव को अपना छोटा भाई बताने वाले रवि किशन ने आरोप लगाया कि हिंदुत्व का नाम लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम कमाया और अब बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी ने सनातन के नाम पर नाम कमाया। अब उनके साथ चले गए जो राम मंदिर का विरोध करते थे, सीता माता के मंदिर का विरोध करते हैं। जैसे ही विरोधियों की आवाज जो हुई आज निकल गई कि भाई राम मंदिर का भी विरोध करने लगे। छपरा से आवाज आई, राम मंदिर का विरोध किए कि वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो वही विरोधी आज बिहार सुन ला हो, समस्त बिहार से कहते कि मां सीता के मंदिर का भी विरोध हो रहा है। भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी में काम करके हिंदुत्व का नाम लेके सब कुछ किए, कमाए, खाए, आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री जो हम राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवा के चले थे, इन लोगों को मशाल दिए थे और हम थोड़ा सदन में गए। हम सदन में क्या चले गए, इन लोगों ने भोजपुरी को बेच दिया। रवि किशन पर खेसारी लाल यादव का पलटवार। मैं कभी धर्म के खिलाफ नहीं रहा और आज भी नहीं। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने वालों के खिलाफ। भाजपा सांसद रवि किशन के बयान पर गायक अभिनेता और राजद नेता खेसारी लाल यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं कभी धर्म के खिलाफ नहीं रहा और आज भी नहीं, लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, मैं उनके खिलाफ। रवि किशन पर खेसारी ने कहा कि अब उन्हें लग रहा है कि मैं उनकी सोच के खिलाफ, तो मैं भी धर्म के खिलाफ। मैंने कहा कि मंदिर जरूरी है, लेकिन कॉलेज, शिक्षा, अस्पताल और लोगों की रोजी रोटी भी जरूरी है। सिर्फ मंदिर बनाकर आप लोगों को कितना रोजगार देंगे? भाई, मैं धर्म के विरोध में कभी नहीं रहा और मैं धर्म के विरोध में नहीं, आज भी नहीं हूं। लेकिन लोग जो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, मैं उनका विरोधी हूं। अब उनको लगता है कि मैं उनके सोच का विरोधी हूं, तो मैं धर्म का विरोधी हो गया। मैंने राम के बारे में थोड़ी कुछ कहा। मैंने बोला कि भाई मंदिर जरूरी है, बट कॉलेज भी तो जरूरी है, शिक्षा भी तो जरूरी है, अस्पताल भी तो जरूरी है, लोगों के रोजी रोजगार भी तो जरूरी है। आप सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाकर लोगों को कितना रोजगार दोगे आप? श्रद्धा दिल में होता है किसी भगवान के लिए, मंदिर में भगवान नहीं होता है, हमारे दिल में होता है, उत्पन्न होता है, तब हम मंदिर जाते हैं। मेरा विषय वो है कि मंदिर बनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर के साथ साथ लोगों का ख्याल भी। आखिर बताइए, आप मंदिर बना दे और लोगों के पेट में अन्न ही ना दे, तो भूखे भजन होता है क्या? बिहार चुनाव पर भोजपुरी कलाकारों का असर हमेशा दिखाई देता है और इस बार भी नजारा कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। सनातन के नाम पर दो भोजपुरी कलाकार खुलकर एक दूसरे के विरोध में उतर आए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे प्रकरण का बिहार चुनाव के नतीजों पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए अब रुक करेंगे बिहार एक्सप्रेस की ओर फटाफट अंदाज में। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दिया बयान। बदलाव के मूड में बिहार की जनता, छठ पर प्रवासी भाइयों की दिखी दूरदर्शी। रेल मंत्री की 12,000 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा निकली झूठी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन ने सीएम चेहरा और तेजस्वी प्रण पत्र का किया जारी। एनडीए बताया अपना विजन, हमारा लक्ष्य स्पष्ट, बिहार को बनाना नंबर 1। पटना में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के दूसरे चरण पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने दिया बयान। कहा 12 राज्यों में एसआईआर का फैसला स्वागत योग्य, ये सही मतदाता सूची सुनिश्चित कर पारदर्शी और निष्पक्ष रखेगा चुनाव की नीति। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि बिहार में कहीं नहीं हुई है वोट चोरी, पारदर्शी चुनावों से डरते हैं विपक्षी दल, अपने फायदे के लिए चुनावों का दुरुपयोग कर रहे हैं कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, आरजेडी।
दिल्ली में एसआईआर के दूसरे चरण पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनवाल ने दिया बयान। कहा, एसआईआर चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार, हम करते हैं स्वागत। इंडिया गठबंधन परिवार बचाओ संविधान पर वार की कर रहा है राजनीति। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनवाला ने दिया इंडिया गठबंधन पर निशाना। कहा, महाराष्ट्र में एसआईआर को बताया चमत्कार, अब 12 राज्यों में बना दिया गुनहगार। परिवार बचाने के लिए चुनाव आयोग पर साध रहे हैं निशाना। पटना में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एसआईआर के दूसरे चरण पर दिया बयान। कहा, बिहार को बनाया गया लोकतंत्र की हत्या की प्रयोगशाला, अब 12 राज्यों में दोहराव। एसआईआर से चुनाव आयोग ने खो दी अपनी विश्वसनीयता। किशनगंज में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी दिया बयान। कहा, छठ आस्था का महापर्व उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया से की प्रेम, सद्भाव और समृद्धि जीवन की प्रार्थना। अररिया में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने दिया बयान। कहा, छठी मैया करे सब पर कृपा, बिहार पर बरसाए विशेष आशीर्वाद, उगते सूर्य को अर्घ्य देकर सबके मंगल की कामना की। पटना में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया बयान। कहा, छठ पूजा आस्था, पवित्रता और आध्यात्मिकता का महापर्व, भगवान सूर्य और छठी मैया से समाज, बिहार और देश के विकास की कामना की। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने एसआईआर के दूसरे चरण पर दिया बयान। का चुनाव आयोग का 12 राज्यों में एसआईआर कराने का फैसला सराहनीय है। बिहार में सफल रहा पहला चरण, राहुल तेजस्वी का हंगामा पूरी तरह फ्लॉप हुआ साबित। किशनगंज में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर कसा तंज। कहा, पहले संभाले अपना हैदराबाद, वहां अपना किला करे मजबूत, पूर्वांचल में आकर बेवजह कंफ्यूजन फैलाने की जरूरत नहीं। पटना में जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने दिया बयान। का, लालू तेजस्वी पर है छत्र छाया, हम पर गरीबों और युवाओं की है छत्र छाया, बिहार के लोगों के आशीर्वाद से अपने बल पर करेंगे संघर्ष। पटना में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने दिया बयान। कहा, छठ लोक आस्था का पर्व, छठी मैया करे सब पर कृपा, बिहार विकास की मार्ग पर निरंतर आगे बढ़े, यही हमारी कामना। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर सदा निशाना, काम से मिलती है लोक नायक की उपाधि, दरबारी ढोलक से नहीं, जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने देश को दी दिशा। एलजेपी नेता अरुण भारती ने दिया बयान। कहा, यह आस्था का पर्व है, हम कामना करते हैं कि बिहार के हर परिवार में खुशियां आए और एनडीए के लिए एक बड़ी खुशी लेकर आए। एलजेपी नेता अरुण भारती ने चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा को लेकर दिया बयान। का, ये स्वागत योग्य कदम, मतदाता सूची से बहुत जारी होगी खामियां। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिया बयान। कहा, छठ और लोकतंत्र दोनों महापर्व साथ, छठी मैया से की कामना, बिहार को मिले विकास की सुविधाएं, एनडीए बनाएगी बड़ी जीत के साथ सरकार। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने दिया बयान। का, कांग्रेस में समन्वय की कमी, शीर्ष नेतृत्व कुछ कहता है, कार्यकर्ता कुछ कहते हैं, एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक और नियमित। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया बयान। एसआईआर का विरोध मुस्लिम वोटों के लिए कर रहा है इंडिया गठबंधन, भारत को धर्मशाला बनाना चाहते हैं ऐसे लोग, देश विरोध सोच उजागर। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।